मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह दंतुरिन मुस्कान और फसल पाठ का व्याख्या समझा है। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की दंतुरिन मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखें। बच्चे की दंतुरिन मुस्कान देखकर कवि का पितृ हृदय वात्सल्य से भर उठता है। उसे वह इतनी मनोरम लगती है कि जैसे निर्जीव को भी जीवन जीने की प्रेरणा मिल गई हो। वे उस मुस्कान को लेकर नई नई उपमाएं ढूंढने लगते हैं। अपनी अनुपस्थिति में भी पुत्र का पालन पोषण करने वाली पत्नी के प्रति उनका मन आभार की भावना से भर उठता है। साथ ही वे स्वयं को प्रवासी और इतर कहकर कर्तव्यनिष्ठ न बन पाने का पश्चाताप को भी प्रकट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर देखें। बच्चों की मुस्कान भोली, निश्चल, सहज और आकर्षक होती है, जबकि जीवन के अनुभव बड़ों की सोच समझकर मुस्कराना सिखाते हैं। उसकी मुस्कुराहट दिखावटी, औपचारिकता से पूर्ण, छल कपट से या मजबूरी से भरी हो सकती है। उसमें बच्चों जैसा प्राकृतिक भोलापन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर देखें। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को स्पर्श बिंब और दृश्य बिंब के माध्यम से व्यक्त किया है। स्पर्श बिंब में वे कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े से फालिका के फूल। वहीं पर दृश्य बिंब में कहते हैं तुम्हारा यह दंतुरिन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसरित तुम्हारी ये गाज छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ख है, छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर देखें। शिशु की सुंदरता निराली है। उसके अंग अंग में कमल की सी सुकुमारता है। धूल से सनने के बाद भी शिशु के सुंदर कोमल अंग कवि के पवित्र हृदय को अनोखी खुशी से भर देती है। उन्हें लगता है जैसे उनकी कुटिया में पुत्र के रूप में कमल खिल गया है। ख देखें। बच्चे के शरीर की कोमलता इतनी प्रभावशाली है कि कठोर से कठोर हृदय भी कोमल हो उठता है। सभी के लिए सुखकर बनने के भाव उनमें जगने लगते हैं। जैसे बच्चे की कोमल सुंदरता से प्रभावित होकर बांस और बबूल भी अपने कांटों को समेट कर शेफालिका में बदल जाते हैं और उनके सुंदर कोमल फूल झरने लगते हैं। अर्थात शुष्क और नीरस व्यक्ति के हृदय में भी स्नेह और वात्सल्य रस उमड़ आता है। अगला प्रश्न फसल से है। पहला प्रश्न है इसमें, कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर देखें। कवि के अनुसार फसल हजारों नदियों के पोषक पानी की सिंचाई का परिणाम है। करोड़ों लोगों के कठोर श्रम का सुखद फल है। विभिन्न पोषक गुणों से युक्त मिट्टी की देन है। सूरज की किरणों की ऊर्जा से प्राप्त सार्थक परिणाम है और हवा के थिरकन का सिमटा हुआ रूप है। दूसरा प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर देखें। कवि के अनुसार फसल उपजाने में आवश्यक तत्व हैं विभिन्न पोषक तत्वों से पूर्ण अलग अलग रंगों वाली मिट्टी, सूरज की ऊर्जा प्रदान करती किरणें, पौधों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी एवं हवा के अतिरिक्त अनगिनत लोगों का अथक परिश्रम। अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? उत्तर देखें। मनुष्य का कठोर श्रम ही
अनाज की भरपूर पैदावार में सहायक बनता है। मिट्टी और पानी की पोषकता तथा सूर्य की ऊर्जा भी तभी सार्थक होती है जब मनुष्य लगन के साथ कड़ी मेहनत करता है। मनुष्य के श्रम करते हाथ ही उसे गरिमामय और महिमामय बनाते हैं, क्योंकि फसल से ही धनी निर्धन सबका पेट भरता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। उत्तर देखें। इन पंक्तियों का भाव यह है कि सूरज की धूप और प्रकाश से पौधे क्रमशः बढ़ते हैं और फिर फसल पककर तैयार होती है। धीमी बहती हवा फसल को तैयार होने में सहायता पहुंचाती है, वरना तेज हवा की झोंकों से फसल को नुकसान पहुंच सकती है।